हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज का सेशन एक बार फिर से आ चुका है आपके सामने। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस, टॉप 40 क्वेश्चंस के साथ, बेस्ड ऑन आईबीपीएस लेटेस्ट पैटर्न। आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बदलाव है पैटर्न में, इस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा और डेली बेसिस पर अपने आप को एनालाइज करना होगा कि क्या 40 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालनी होगी ताकि जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को देखें और फटाफट आंसर को टिक करें। बताइएगा मुझे सेशन के बाद कि 40 में से कितना स्कोर आपने किया आज के सेशन में। हाउ मच यू स्कोर्ड गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 किसी भी स्केल को लेकर तैयारी कर रहे हैं या एसएससी एग्जाम्स को लेकर फोकस हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं कंप्यूटर का एक कंप्लीट कोर्स, फुल कंप्यूटर कोर्स, जहां पर आपको मिल रहा है कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, यानी कंप्लीट, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। सर इस कोर्स से बेनिफिट क्या होगा? अगर पेपर का लेवल टफ आएगा जो कि देखने को मिलता है, अगर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि देखने को मिलता है, तो इस केस में भी आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस, और ये कोर्स आपको 100% कॉन्फिडेंस देगा। क्या इसके अलावा भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये सफिशिएंट है फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करवाने के लिए। 15 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हुआ था। इस समय ये पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जहां डेली बेसिस पर 3-3, 4-4 घंटे आप वीडियोस को देखकर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वैलिडिटी कितनी है? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। साथ ही साथ कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। सर ज्वाइन कैसे करें इस कोर्स को? ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन से अपने आप को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया। क्या था ये क्वेश्चन? इन एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। एक्सेल में चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? हम सब जानते हैं कि एक्सेल में हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। वैसे ही जब हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं F11 के थ्रू, तो चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 ये नीचे आपकी वर्कशीट में शो हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड F11 शॉर्टकट की। और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि F11 का इस्तेमाल MS एक्सेल में क्यों किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? टू क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल में से, सिलेक्टेड टेबल में से चार्ट को क्रिएट करने के लिए F11 का शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा आईपी पता अमान्य है? हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 होती है, 0 से लेकर 255 तक होती है। यानी जितने ऑक्टेट होंगे, कितने ऑक्टेट? 4 ऑक्टेट, और चारों की जो रेंज होनी चाहिए वो 0 से लेकर 255 के बीच में होनी चाहिए। अगर 255 को ये क्रॉस कर जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे 100.0.10.32 ये 255 की रेंज में है, हाँ तो ये वैलिड है। सेकंड वाला भी वैलिड है, 255 की रेंज में है। थर्ड वाला भी वैलिड है, 255 की रेंज में है। लेकिन फोर्थ हो गया इनवैलिड, क्योंकि यहां पर 255 की जगह पर क्या आ गया? 256। फिफ्थ भी वैलिड है,
क्योंकि 255 की रेंज में ही आ रहा है, तो फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ईच पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 to 255। आईपी एड्रेस की हर एक रेंज, हर एक ऑक्टेट की जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 के बीच में है। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरफेस यूज्ड टू कनेक्ट अ प्रिंटर टू अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेस एक प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रिंटर हमेशा किस पोर्ट से कनेक्टेड होगा? यूएसबी से। क्या यूएसबी गिवन है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुराना वाला पोर्ट, दैट इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। क्या पैरेलल गिवन है? हाँ, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। लेकिन अगर यहीं पर प्रिंटर की जगह पर माउस या कीबोर्ड होता, कि माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए कौन सा इंटरफेस यूज किया जाता है, तो हम ढूंढ लेते यूएसबी। लेकिन अगर यूएसबी नहीं मिलता तो आंसर क्या हो जाता? सीरियल पोर्ट। यानी माउस और कीबोर्ड के लिए सीरियल का इस्तेमाल होता था और प्रिंटर के लिए पहले के समय में पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल होता था। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS Excel 2021। MS Excel 2021 में निम्नलिखित फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? इज इक्वल्स टू सीलिंग फंक्शन 5 × 9, 12। हम पहले भी आपको सीलिंग के बारे में और फ्लोर के बारे में बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सीलिंग के केस में वैल्यू या तो बराबर होनी चाहिए, फ्लोर के केस में या वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बराबर का मतलब फुली डिविजिबल होनी चाहिए, या फिर सीलिंग के केस में ग्रेटर और फ्लोर के केस में स्मॉलर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहां पर यहां दिया है 5 × 9, यानी 5 9s are 45। 12 की टेबल पढ़ेंगे 45 में, क्या फुली डिविजिबल है? नहीं। यानी अगर फुली डिविजिबल होता तो वो आंसर आ जाता, लेकिन ये फुली डिविजिबल तो है नहीं, तो इसका मतलब इस केस में वैल्यू ग्रेटर होगी। 12 की टेबल पढ़ेंगे और 45 से ग्रेटर वैल्यू क्या होगी? 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 9 5s are 45 और 45 से बड़ी वैल्यू दैट इज 48। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 48। कैसे? फिर से देखो, सीलिंग 5 × 9 क्या हुआ? 45। 12 की टेबल 45 में पढ़ेंगे, इससे ग्रेटर होनी चाहिए या डिविजिबल होनी चाहिए। डिविजिबल तो है नहीं, इसका मतलब अगर यहां पर 48 होता 45 की जगह पर, तो भी आंसर 48 होता, क्योंकि फुली डिविजिबल भी हो सकती है वैल्यू, और फुली डिविजिबल अगर नहीं होगी तो ग्रेटर होगी। तो 12 की टेबल 45 में पढ़ेंगे तो ग्रेटर क्या आएगा? 12 4s are 48। तो आंसर क्या हो गया? 48। नेक्स्ट, डैश इज द कंट्री which deployed the first 5G network and is expected to stay in the lead as far as the penetration of the technology goes। डैश वह देश है जिसने पहला 5G नेटवर्क तैनात किया था और प्रौद्योगिकी के प्रवेश के मामले में आगे रहने की उम्मीद है। तो 5G नेटवर्क से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। पहला 5G नेटवर्क किस कंट्री ने लॉन्च किया? साउथ कोरिया ने। तो 5G नेटवर्क तो इंडिया में भी आ चुका है, आप जानते हैं 5G फोन्स भी हैं, 5G नेटवर्क भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहली कंट्री जिसने 5G नेटवर्क को लॉन्च किया वो कंट्री रही साउथ कोरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint स्लाइड शो? MS PowerPoint स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? सिर्फ अगर MS PowerPoint की फाइल का एक्सटेंशन पूछते तो .pptx हो जाता लेटेस्ट केस में, पुराने वाले केस में .ppt हो जाता। लेकिन क्या यहां पर फाइल का एक्सटेंशन सिर्फ पूछ रहे हैं? नहीं, फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint स्लाइड शो पूछ रहे हैं, और स्लाइड शो के केस में आंसर क्या होगा? PPS। PP का मतलब पावर पॉइंट और S का मतलब स्लाइड शो।
यानी सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस? कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है और केवल एक बार लिखी जा सकती है? नॉन वोलाटाइल का मतलब परमानेंट और एक बार लिखा जा सकता है। रैम तो टेम्परेरी है, यानी रैम तो होगा नहीं। EEPROM, EPROM और PROM से ही कोई आंसर होगा। कह रहा है रिटन ओनली वंस, सिर्फ एक बार लिखी जा सकती है, फिर कोई बदलाव नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, डिलीट फिर नहीं किया जा सकता। PROM है, एक बार जो इसने कमिटमेंट कर ली फिर तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती, क्योंकि रोम कहें या PROM कहें बात एक ही है। सर एग्जाम्पल क्या होगा PROM का? वही मार्केट में आप गए, कोई DVD आपने खरीदी, उस DVD में आलिया भट्ट थी, आपने कहा हमें आलिया भट्ट नहीं चाहिए, प्रियंका चोपड़ा चाहिए। क्या करेंगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, यानी ये PROM है जिसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। कोई गेम वाली DVD लेकर आप आए मार्केट से कि गेम खेल लेंगे इस DVD की मदद से, क्या उस गेम में आप कोई बदलाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या है? PROM है। जबकि EPROM और EEPROM में क्या बदलाव पॉसिबल है? जी हाँ, EEPROM जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से आप डेटा को रिमूव करते हैं, और EPROM जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेस की मदद से डेटा को रिमूव करते हैं। तो यहां तो डेटा का रिमूवेबल प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन PROM के केस में डेटा का रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। एक बार सिर्फ यहां पर रिटर्न ओनली वंस का केस बनता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS Excel इज? MS Excel का निशुल्क ऑनलाइन संस्करण क्या होगा? हम जानते हैं कि MS Excel किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट तो आपका पेड वर्जन प्रोवाइड करता है, क्या कोई फ्री ऑनलाइन वर्जन भी है MS Excel के केस में? बताइए, ये रहे ऑप्शंस। MS Excel, नंबर्स, ऑफिस फॉर द वेब, एक्सेल फॉर द वेब, या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा क्या? ऑफिस फॉर द वेब। यही कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑफिस फॉर द वेब ये तो कोई नाम वैलिड रहा ही नहीं। अब जो वैलिड नाम है वो क्या है? एक्सेल फॉर द वेब है। यानी इस केस में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS Excel। नेक्स्ट, कुकीज आर सेंड बाय? कुकीज किसके द्वारा भेजी जाती हैं? अगर कुकीज की बात करें तो हर बार एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। आप जानते हैं कुकीज क्या होती है? जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड हमारे स्टोर होते हैं, या जो हमारी हिस्ट्री को ट्रैक करता है इंटरनेट पर कि हमने किस वेबसाइट पर विजिट किया, कितनी देर उस वेबसाइट पर रुके, ये सारी जो हिस्ट्री निकल के आती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कुकीज। और कुकीज सेंड कौन करता है? बिना हमारी परमिशन के सर्वर सेंड करता है। स्टोर कहां पर होती है? ब्राउजर यानी क्लाइंट में स्टोर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कुकीज आर सेंड बाय whom? द करेक्ट आंसर इज सर्वर, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+T इन MS Word? MS Word में Ctrl+T का क्या कार्य है? MS Word में Ctrl+T बहुत ही फेमस शॉर्टकट की है, जिसकी मदद से हैंगिंग इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी Ctrl+T पूछे तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हैंगिंग इंडेंट। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि हैंगिंग इंडेंट की जो शॉर्टकट की है MS Word में वो क्या है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+T। अब हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है, जरा बहुत प्यार से समझिएगा। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है कि पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइंस को अलाइन कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। अब अगर आप नीचे दिए गए इमेज को देखें तो क्या पहली लाइन अलाइन की गई है? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन बाकी की लाइंस को अलाइन कर दिया गया है ऑटोमेटिकली, और ये पॉसिबल है वाया हैंगिंग इंडेंट शॉर्टकट की Ctrl+T। नेक्स्ट, अब यहां पर ये जरा समझो, हैंगिंग इंडेंट इज यूज्ड टू इंडेंट ऑल लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन। हैंगिंग इंडेंट का उपयोग किसी भी पैराग्राफ की पहली पंक्ति को छोड़कर
पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों को इंडेंट करने के लिए किया जाता है ना। देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने सिलेक्ट किया पैराग्राफ को, कंट्रोल टी किया, तो पहली लाइन को छोड़कर बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो मार्जिन में सेट हो जाएंगी, वो इंडेंटेशन उनमें लग जाएगा, है ना, यानी मार्जिन में सेट हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट कॉमा सेल्स आर लेबल्ड एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में सेल्स को किस रूप में लेबल करते हैं? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आरबीआई में भी पूछा गया, आरआरबी में भी पूछते हैं, इंश्योरेंस में भी पूछते हैं। बताइए 1, 2, 3, A, B, C, A1, B1, C1, A:1, B:1, C:1 या A:C, क्या होगा आंसर? हम जानते हैं कि सेल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A1, B1, A2, B2, C1, C2, इस प्रकार। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, A1, B1, C1। ये बिल्कुल सही तरीका है सेल्स को एक्सप्रेस करने का, जहां पहले A क्या है कॉलम और 1 क्या है रो। तो पहले कॉलम आता है फिर रो आती है, B क्या है कॉलम, 1 क्या है रो B1, C क्या है कॉलम, 1 क्या है रो, दैट इज C1। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम। कंप्यूटर का कौन सा घटक तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है? कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, ब्रेन तो होता है सीपीयू। तो क्या आंसर सीपीयू है? सीपीयू तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या ऑल ऑफ दिस। जितनी कंट्रोलिंग होती है वो कंप्यूटर की किससे होती है? कंट्रोल यूनिट से। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4, कंट्रोल यूनिट एज द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या होता है? डिकोड करने का। इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। इनपुट यूनिट तो हो नहीं सकता। स्टोरेज सीपीयू में होता है लेकिन टेम्परेरी, जिसे रजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश आर प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर। बताइए, डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउजर के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? यूटिलिटीज, प्लगइन्स, विजेट्स, एड-ऑन्स या ऑल ऑफ दिस। ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, ब्राउजर की पावर को बढ़ाने के लिए हम जो एडिशनल ऑटोमेटिकली लोड करते हैं वो क्या है? प्लगइन्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्लगइन्स। वो काम जो नॉर्मल ब्राउजर नहीं कर सकता, इसके लिए थर्ड पार्टी के प्लगइन्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट या पेड मैनर में इंस्टॉल करके अपने ब्राउजर की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं और एडिशनल काम्स को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लगइन्स। नेक्स्ट, इन MS Excel व्हाट इज द नेम ऑफ बाय डिफॉल्ट शीट नेम। MS Excel में बाय डिफॉल्ट शीट का नाम क्या होगा? बुक 1, Excel 1, शीट 1, Excel शीट 1 या वर्कबुक 1। बाय डिफॉल्ट शीट, एक्सेल शीट में आप जानते हैं कि नए वाले वर्जन में कितनी शीट्स हैं? 1 बाय डिफॉल्ट। और पुराने वाले वर्जन में कितनी शीट्स हैं? 3 बाय डिफॉल्ट। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 नाम क्या होता है बाय डिफॉल्ट? शीट 1, क्योंकि नए वाले वर्जन में एक ही शीट देखने को मिलती है जिसका नाम क्या होगा? शीट 1। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट शीट का नाम क्या है? शीट 1। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम इन MS Excel। MS Excel में बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा? अब यहां पर शीट का नाम नहीं पूछ रहा, फाइल का नाम पूछ रहा है। फाइल का मतलब वर्कबुक। कई सारी शीट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। और वर्कबुक का जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो क्या होता है? बुक 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। तो अगर बाय डिफॉल्ट शीट का नाम पूछे तो शीट 1, और बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम पूछें तो दैट इज बुक 1। नेक्स्ट, द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर इज।
इस नंबर का ऑक्टल प्रतिनिधित्व क्या होगा? कैसे पता चलेगा बताओ? हम जानते हैं ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 8 है ना, यानी 0 से लेकर 7 इसकी रेंज होती है और इसका बेस क्या होता है 8। तो ऑक्टल की अगर कभी भी रेंज पूछी जाए तो 0 to 7 और बेस पूछा जाए तो 8 होता है। अब 0 to 7 का मतलब क्या होगा 7, और बाइनरी नंबर में 7 कैसे आता है 1 + 2 + 4 7, यानी 3 3 के पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से। या आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि ऑक्टल का मतलब क्या होता है 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो यहां पर पेयर कितने के बनेंगे 3 3 के। लेकिन ये 3 3 के जो पेयर बनाएंगे वो किस साइड से बनाएंगे, राइट हैंड साइड से। तो ये जो नंबर है सबसे पहले इस नंबर को लिखिए और राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर बनाइए। तो पहला पेयर क्या बन गया, इधर से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1 1 1 ये बना। अब इन नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करिए, सॉरी ये बाइनरी नंबर्स हैं, इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4। ये 1 2 4 कैसे आया, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 1 2 4 सबके नीचे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करिए इसको आपस में, तो क्या आ जाएगा, पहले वाले केस में 1 आ जाएगा बाकी 0 0 होगा, दूसरे केस में 2 आ जाएगा, तीसरे केस में 4 आ जाएगा और चौथे केस में 7 आ जाएगा। 4 + 2 + 1 7, 7 4 2 1 दैट इज द करेक्ट आंसर। तो मल्टीप्लाई करना है और फिर यहां पर क्या करना है 7 4 2 1 ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम आर। कंप्यूटर सिस्टम में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होगा, लिब्रो ऑफिस, पाइथन, मोजिला फायरफॉक्स, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। सबसे पहला ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो लिब्रो ऑफिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बदलाव किए जा सकते हैं। पाइथन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, चेंजेस किए जा सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, चेंजेस किए जा सकते हैं। यानी ये तीनों के तीनों क्या हो गए, ओपन सोर्स हो गए। तो आंसर क्या बन गया, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल टैब आर देयर इन MS वर्ड 2021 वर्जन। वेरी फेमस क्वेश्चन। MS वर्ड 2021 संस्करण में कुल कितने टैब हो सकते हैं, 9 10 11 12 या 30। हम जानते हैं MS वर्ड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 है ऑफलाइन मोड में, लेकिन ऑनलाइन मोड में कौन सा है, MS वर्ड 365 के नाम से। तो इसमें लेटेस्ट टैब कितने हैं, 11 यानी 11। ये 11 टैब कौन कौन से होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ड्रॉ, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। दीज आर दी 11 टैब इन MS वर्ड 2021। नेक्स्ट, कंपाइलर कॉमा इंटरप्रेटर एंड असेंबलर comes under which type of software। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। हम जानते हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, ट्रांसलेटर हैं और डीबगर भी हैं। ट्रांसलेटर यानी जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे, और डीबगर का मतलब जो बग को रिमूव करे। तो ये ट्रांसलेटर भी हैं और डीबगर भी हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि असेंबलर सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, निमोनिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए बेहद जरूरी है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर का होना मैंडेटरी है। तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। या फिर बात करें ड्राइवर्स की,
तो ड्राइवर भी क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है उन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी जो डेली में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, टैली, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो जो कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करें, दैट आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, जैसे वो सॉफ्टवेयर्स, एंटीवायरस जो आपके कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करता है, क्या है? यूटिलिटी। लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है ना? ये भी याद रखिएगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, डैश इज अ न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर्स। डैश क्या कंप्यूटर में नई पीढ़ी के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना? ये सब हमारी क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनमें हम स्टोर करते हैं चीजों को। लेकिन न्यू जनरेशन में यूज होने वाली इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, फ्लॉपी डिस्क नहीं, EPROM भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज SSD। और SSD की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है ये? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी टाइम्स फास्टेस्ट है। और इसकी खास बात क्या है कि SSD फ्लैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। यानी ये जल्दी खराब नहीं होती, 10-15 साल तो आराम से चलती है। दैट इज SSD। नेक्स्ट, विच एरिया इन एक्सेल डिस्प्लेज द एक्टिव सेल एड्रेस। एक्सेल में कौन सा क्षेत्र सक्रिय सेल पता प्रदर्शित करता है? एक्टिव सेल एड्रेस। तो जहां पर एक्सेल शीट का एड्रेस शो होता है उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स, रिबन या कमेंट? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एड्रेस जहां पर शो होता है। जैसे A1 सेल का एड्रेस, B1, A2, B2, C2, ये कहां शो होगा? नेम बॉक्स में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नेम बॉक्स। नेक्स्ट, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में कोई नई शीट कैसे ऐड करेंगे? बाय डिफॉल्ट अगर शीट 1 है तो शीट 2 कैसे लाएंगे? एक तरीका तो यह है कि आप प्लस कर दीजिए, वहीं पर प्लस का साइन बना होता है, प्लस कर दीजिए, ऐड हो जाएंगी। लेकिन यहां शॉर्टकट तरीका पूछ रहा है, तो शॉर्टकट क्या होगा? शिफ्ट प्लस F11। F11 चार्ट के लिए यूज होता है, लेकिन शिफ्ट के साथ F11 करने से नई वर्कशीट ऐड होती है। लेकिन इसकी दो शॉर्टकट की हैं, एक तो शिफ्ट प्लस F11 है और दूसरी ऑल्ट शिफ्ट F1 है। तो या तो क्वेश्चन में शिफ्ट F11 होगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अगर ये नहीं गिवन है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल्ट शिफ्ट F1। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे प्रभावी है? ट्रेंड। अगर हमको प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स दिखाने हैं कि पहले ईयर ऐसा था अब ऐसा है, तो इसके लिए सबसे जो इफेक्टिव चार्ट है वो कौन सा है? लाइन चार्ट। तो कभी भी ट्रेंड्स देख लें MS एक्सेल में, आंसर क्या बनेगा? लाइन चार्ट। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ट्रेंड्स के बेसिस पर या टाइम अगर आपको मिल जाए या ट्रेंड देखने को मिल जाए तो इस केस में हमेशा आंसर क्या होगा? लाइन चार्ट। नेक्स्ट, विच चार्ट टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर कंपेयरिंग पार्ट ऑफ होल एट वन पॉइंट इन टाइम। किसी एक समय में संपूर्ण के भागों की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त माना जाएगा? पूरे डेटाबेस को, पूरे टेबल को एक साथ एक पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए होल एट वन पॉइंट कौन सा बेस्ट है?
पाई चार्ट, जहां सारे डेटा को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। तो होल एट वन पॉइंट की बात करें पाई चार्ट, ट्रेंड के साथ टाइम की बात करें तो लाइन चार्ट, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ईथरनेट केबल इज अ पार्ट ऑफ डैश लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ईथरनेट केबल ओएसआई मॉडल की डैश परत का एक हिस्सा है। ईथरनेट केबल की बात करें, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें या फाइबर ऑप्टिक केबल, इन सभी केसेस में जो आंसर होगा वो क्या होगा? फिजिकल लेयर, क्योंकि केबल हमारी किस लेयर पर काम करती है? फिजिकल लेयर पर। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये कहां पर काम करते हैं? फिजिकल लेयर पर। और फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल में सबसे पहली लेयर होती है। तो पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन, जो कि यूजर के बेहद करीब है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फिजिकल लेयर में डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, बताइए। फिजिकल लेयर में जो डेटा ट्रेवल करेगा वो बिट्स के फॉर्मेट में करेगा, याद रखिएगा। फिजिकल लेयर की बात करें तो यहां पर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज की जाती हैं? जल्दी से बताओ याद करके। फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? तो आप कहेंगे दो डिवाइसेस। कौन कौन सी? एक हब और एक रिपीटर। हब और रिपीटर। मॉडेम भी पहले समय में यूज किया जाता था, लेकिन मॉडेम को फिजिकल लेयर से हटाकर अब डेटा लिंक लेयर में कर दिया गया है। तो फिजिकल लेयर में जितनी भी केबल्स हैं वो आ जाएंगी। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड आ जाएगा और इसके साथ साथ हब और रिपीटर आ जाएगा। ये है आपकी फिजिकल लेयर जो बिट्स के फॉर्मेट में डेटा को ट्रेवल करवाती है। नेक्स्ट, एसएसडी डेटा ट्रांसफर स्पीड मेजर्ड इन। एसएसडी मतलब जिसके बारे में अभी बात करी हम लोगों ने, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। इस केस में इसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है? जैसे हार्ड डिस्क की स्पीड तो आरपीएम में मेजर करते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट। वैसे एसएसडी की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? बाइट्स पर सेकंड में, यानी बीपीएस में। एसएसडी कैपेसिटी इज टिपिकली मेजर्ड इन गीगाबाइट, कितने गीगाबाइट की है, और टेराबाइट। तो एसएसडी की जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है उसे गीगाबाइट और टेराबाइट में मेजर करते हैं, जबकि हार्ड डिस्क की जो स्पीड है उसको आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट में मेजर किया जाता है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर इज। इस बाइनरी नंबर का दशमलव समतुल्य क्या होगा? बहुत आसान है, बाइनरी नंबर्स को लिखिए इस प्रकार, फिर 1 2 4 8 16 32 ऐसे लिखिए राइट टू लेफ्ट। अब ये 1 2 4 8 16 32 कैसे आया? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना। इस तरीके से 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड सो ऑन। ये आपने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 32 16 8 4 2 1। अब प्लस कर दीजिए आपस में। प्लस करने पर इनको क्या मिलेगा? 63। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, दैट इज 63। तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर बाइनरी नंबर इज व्हाट? 63। नेक्स्ट, डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बताओ, कह रहा है डैश एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर विकास के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, सी, सी प्लस प्लस, जावा या कोई भी। डेवलप करने के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर चाहिए, टेस्टर चाहिए, कोडर चाहिए। इन सबको एक साथ हम लोग क्या बोल देते हैं? डेटाबेस चाहिए। इन सबको एक साथ बोला जाता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है? दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इन सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? IDE। नेक्स्ट, HTML टैग्स आर प्लेस्ड बिटवीन, HTML के जो टैग है वो उनको किसके बीच में रखा जाता है? एंगुलर ब्रैकेट के बीच में। अगर आपने HTML पर काम किया है तो आप जानते होंगे कि जितने भी टैग हैं H1, H2, H3, H4, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्क्यू टैग, इन सबको किसके अंदर रखते हैं? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। दिस वन। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम अनडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में कितनी बार अनडू का उपयोग किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो वर्कशीट के केस में हम अनडू कर सकते हैं। अनडू कितनी बार किया जा सकता है? 100 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, दैट इज 100। नेक्स्ट, Gmail इज फ्री टू यूज वेयर एज डैश इज अ चार्जेबल सर्विस। हम जानते हैं कि Gmail पर जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो क्या उसमें कोई चार्जेस लगते हैं? नहीं, दैट इज फ्री टू यूज। लेकिन क्या Gmail की कोई पेड सर्विस भी है? और अगर है तो उसका नाम बताइए। गूगल वन, गूगल ड्राइव, गूगल बिजनेस, गूगल वर्क स्पेस या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड गूगल वर्क स्पेस। ये Gmail की पेड सर्विस को क्या बोलते हैं? चार्जेबल सर्विस को क्या बोलते हैं? गूगल वर्क स्पेस। क्लियर है? जिसमें आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, कैपेसिटी बढ़ जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, फीचर्स बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जब आप पेड पर स्विच होते हैं किसी भी सर्विस में तो उसकी फीचर्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, उसकी सिक्योरिटी, उसका कंटेंट और बेहतर होगा, है ना? दैट इज कॉल्ड गूगल वर्क स्पेस। MS Word 365 स्टोर फाइल इन डैश स्टोरेज बाय डिफॉल्ट। जैसे नॉर्मल अगर MS Word की बात करें तो यहां पर आपकी जो फाइल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट कहां स्टोर होती है? माई डॉक्यूमेंट में। लेकिन MS Word 365 के केस में या MS Excel 365 के केस में या MS PowerPoint 365 के केस में या मैं कहूं MS Office 365 के केस में, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं वो कहां स्टोर होती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा वन ड्राइव में बाय डिफॉल्ट। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस है उसका नाम क्या है? वन ड्राइव। तो यहां पर फाइल्स आपकी कहां स्टोर होंगी? वन ड्राइव में। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? आप चयनित चरित्र को सुपरस्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? X स्क्वायर, Y स्क्वायर। तो सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। इसके द्वारा किसी भी कैरेक्टर को आप सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये होते क्या हैं? फॉन्ट इफेक्ट होते हैं, है ना? दीज आर कॉल्ड फॉन्ट इफेक्ट इन MS Word। अच्छा, अगर सुपरस्क्रिप्ट की जगह पर सबस्क्रिप्ट पूछा जाता कि हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सबस्क्रिप्ट? सबस्क्रिप्ट मतलब बेस में वैल्यू H2O। अब कैसे करेंगे? कंट्रोल इक्वल्स टू की मदद से। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट में। और सुपरस्क्रिप्ट में करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज। नेक्स्ट, विच चिप एक्ट एज अ क्लॉक टू कीप द करेंट डेट एंड टाइम? बताइए, कौन सी चिप वर्तमान दिनांक और समय को रखने के लिए घड़ी के रूप में कार्य करती है? क्या आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फोन में जब आप उसको बंद कर देते हैं और ओपन करते हैं तो क्या टाइम आपको अपडेट मिलता है कि दोबारा से टाइम आप सेट करते हैं? सर, टाइम तो हमें अपडेटेड मिलता है, चाहे जितनी भी देर मोबाइल बंद हो, चाहे जितनी भी देर हमारा सिस्टम बंद हो। तो इसका मतलब वो क्लॉक तो चलती रहती है। तो क्लॉक को मेंटेन और सिंक करने का काम कौन करता है? बैटरी। और उस बैटरी को क्या बोलते हैं? उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो कंप्यूटर के डेट और टाइम को मैनेज करने का काम
जो बैटरी जो मेमोरी करती है दैट इज कॉल्ड सीमॉस बैटरी या सीमॉस मेमोरी। कॉम्प्लीमेंट्री, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? रैम और रोम। तो ये रैम रोम से कोऑर्डिनेट करते हुए क्लॉक की डेट और टाइम को मैनेज करने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड सीमॉस। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेस होल्डर गिवन इन पावर पॉइंट स्लाइड बाय डिफॉल्ट। पावर पॉइंट स्लाइड में डिफॉल्ट रूप से कितने प्लेस होल्डर दिए गए? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बताइए। तो प्लेस होल्डर कितने होते हैं? 2। आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, 2 प्लेस होल्डर। कौन कौन से? जब पावर पॉइंट आप ओपन करेंगे तो पहला प्लेस होल्डर आपको मिलेगा क्लिक टू ऐड टाइटल और दूसरा मिलेगा क्लिक टू ऐड टेक्स्ट या सब टाइटल के नाम से। तो टाइटल और सब टाइटल आप यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। जो डॉटेड बॉक्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं प्लेस होल्डर। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ MS वर्ड 365? बताइए, MS वर्ड 365 की ड्रॉप डाउन सूची में उपलब्ध सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या होगा? वैसे तो आप जानते हैं कि अगर MS वर्ड में फॉन्ट साइज की बात करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे ऊपर 8 होता है और सबसे नीचे 72 होता है। तो मिनिमम अगर पूछा गया होता तो 8 हो जाता, मैक्सिमम अगर पूछा है तो क्या होगा? 72। देख सकते हैं आप, ये MS वर्ड है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया हमने फॉन्ट वाले में और सबसे ऊपर 8 गिवन है और सबसे नीचे 72 गिवन है, तो मैक्सिमम क्या हो गया? 72। नेक्स्ट, Gmail does have an inbox size limit of dash। Gmail से कम 5 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन डैम श्योर आएंगे। बताइए, Gmail की इनबॉक्स क्षमता सीमा कितनी है? इनबॉक्स की साइज लिमिट कितनी है Gmail में? 15 GB। जो आपको फ्री मिल रही है इनबॉक्स साइज लिमिट, वो कितनी मिल रही है? 15 GB। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज अ डैश कंप्यूटर स्टोरेज चिप, इट इज मेड अप ऑफ डैश। बताओ, RBI का फेमस क्वेश्चन और IBPS का फेमस क्वेश्चन। फ्लैश मेमोरी एक डैश कंप्यूटर स्टोरेज चिप है, यह डैश से बनी होती है। फ्लैश मेमोरी क्या है? टेम्परेरी है या परमानेंट? परमानेंट है। किससे मिलकर बनी होती है? EEPROM का एडवांस्ड फॉर्म है फ्लैश मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज परमानेंट इन नेचर एंड मेड अप ऑफ व्हाट? EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी में कितनी चीजें आती हैं? कई बार बता चुका हूं, 3 डिवाइसेस आती हैं। कौन कौन सी? SSD, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। दीज आर कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर DOS बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज? DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। DOS, MS DOS, इस पर चलने वाली स्प्रेडशीट पैकेज का नाम बताइए। स्प्रेडशीट मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में जो पैकेज है उसका नाम बताइए। दैट इज कॉल्ड लोटस 123, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा? .123। तो आंसर इज लोटस 123। और अगर पूछते कि सबसे पहली स्प्रेडशीट पैकेज का नाम बताइए, नेम द फर्स्ट स्प्रेडशीट पैकेज, तो आंसर क्या होता? विसी कैल्सी। विसी कैल्सी आपकी सबसे पहली है। DOS बेस्ड पर आपकी स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट की MS एक्सेल है और एप्पल की नंबर्स है। एप्पल की स्प्रेडशीट क्या है? नंबर्स। एप्पल का वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? पेजेस। एप्पल का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? कीनोट। यही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। जल्दी में गलत मत करना, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, है ना। पेशेंस के साथ रिवाइज करिए, डेली बेसिस पर क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, डैश कुकीज आर स्टोर्ड ऑन योर हार्ड ड्राइव। बताइए, डैश कुकीज आपकी हार्ड ड्राइव पर संग्रहित होती है। उन कुकीज का नाम बताइए जिन्हें हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में स्टोर किया जाता है। फर्स्ट पार्टी कुकीज,
सिक्योर कुकीज, एचटीटीपी कुकीज, ज़ॉम्बी कुकीज या परसिस्टेंट कुकीज? सोचिए। वो कुकीज जो कि आपकी हार्ड ड्राइव में स्टोर की जाती हैं, दैट आर कॉल्ड परसिस्टेंट कुकीज। यानी फिफ्थ होगा इसका करेक्ट जवाब। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसी कौन सी कुकीज हैं जिन्हें हार्ड ड्राइव में परमानेंट स्टोर किया जाता है? परसिस्टेंट कुकीज आर कॉल्ड परमानेंट और हार्ड ड्राइव में स्टोर होने वाली कुकीज। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैक एड्रेस? मैक एड्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है? जरा देखो। मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस कहाँ लिखा होता है? एनआईसी कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना? ये बात तो आप जानते हैं। एनआईसी कार्ड को बदल दे तो क्या मैक एड्रेस बदल जाता है? हाँ। इट कंसिस्ट ऑफ 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। क्या मैक एड्रेस 12 हेक्साडेसिमल डिजिट का होता है? बिल्कुल सही, 12 डिजिट का होता है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। बिल्कुल सही है। मैक एड्रेस नेवर चेंज ऑन देयर ओन। मैक एड्रेस अपने आप नहीं बदलता। बिल्कुल सही। मैक एड्रेस को बदलने के लिए हमें एनआईसी कार्ड को बदलना होगा मैनुअली, तब जाकर वो बदलेगा, लेकिन अपने आप नहीं बदलता। मैक एड्रेस फाउंड ऑन एनआईसी कार्ड। मैक एड्रेस एनआईसी कार्ड के ऊपर मिलता है। बिल्कुल सही। ARP is used to convert the IP address into MAC address। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद से हम IP एड्रेस को MAC एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सही। MAC एड्रेस इज 128 बिट एड्रेस। MAC एड्रेस जो है वो 128 बिट का एड्रेस है ना? MAC एड्रेस तो 48 बिट का एड्रेस है, ना कि 128 बिट का। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था कि MAC एड्रेस इज 48 बिट एड्रेस, लेकिन यहां क्या गिवन है? 128 बिट। ये हो जाएगा इनकरेक्ट। क्लियर है? तो 40 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। पढ़िए। विच ऑफ दीज फोल्डर्स इन जीमेल कंटेन द ईमेल विच आर कंपोज्ड बट नॉट सेंट? जीमेल में इनमें से किस फोल्डर में वे ईमेल शामिल हैं जो लिखे गए लेकिन भेजे नहीं गए? अगर आपने मेल को लिख के रख लिया और भेजा नहीं तो वो मेल कहां पर स्टोर हो जाएगा? इनबॉक्स में, सेंट में, ड्राफ्ट में, चैट में या स्पैम में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आंसर बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टू एडवांस कोर्स, तो इसके लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कितना आपने स्कोर किया? कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहा? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट किसी भी क्वेश्चन में हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ अगर कोर्स से एनरोल करना चाहते हैं और इसको लेकर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत कम दिन बचे हैं, इन दिनों को मैक्सिमम यूटिलाइज आपको करना है, चीज़ों को बार बार पढ़ना है, क्योंकि टाइम फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि IBPS RRB इतना मुश्किल नहीं, लेकिन उस समय में रहकर और लेवल जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, प्री का लेवल भी बढ़ा है ना, तो मेंस के लेवल में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा है ना। लेवल थोड़ा सा तो टफ करेंगे ही करेंगे, नो डाउट। कंपटीशन है, दूसरों से बेहतर करना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी होगी। तो बढ़िया से करिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।